हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड नवंबर 2023 का एडिटोरियल नंबर 2, दूसरा एडिटोरियल जो है द हिंदू का। वर्च्यूज ऑफ प्लानिंग, ब्लूप्रिंट टू डेवलप इंडिया बाय 2047, क्रिटिकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, सो ये क्या है? अभी न्यूज़ में आ रहा है जैसे ये, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी के आसपास एक डॉक्यूमेंट अनवील होगा, एक डॉक्यूमेंट सामने आएगा। मोस्ट वाली नीति आयोग उसको प्रेजेंट करेगा। जैसा कि हर साल आता है, एक इकोनॉमिक सर्वे होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हर साल आने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत कुछ रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब आएगा तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट क्या है ये? एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है विजन इंडिया एट 2047। सो 2047, 2047 जब देश की आज़ादी के 100 साल होंगे, उस समय भारत कहाँ पे होना चाहिए, उसको उस समय तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, मतलब अभी करेंटली हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग नेशन है। सो इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, अभी करेंटली हमारी इकोनॉमी अराउंड 3.3 ट्रिलियन US डॉलर्स है। 3.3 ट्रिलियन US डॉलर्स है। इसको 30 ट्रिलियन यानी ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ाना है। और देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, लेना है कैसे, क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट आने वाला है जिसका नाम रहेगा विजन इंडिया 2047 प्लान। तो अगले साल ये आएगा, उसके बारे में ये आर्टिकल है। सो याद रखना है, क्या याद रखना है? विजन 2047 का गोल क्या है? इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना, टू मेक द कंट्री इनटू अ डेवलप्ड नेशन विथ अ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये दो मेन गोल्स हैं। ठीक है। सो नीति आयोग इसके ऊपर काम कर रहा है, पिछले 2 सालों से काम चल रहा है इसके ऊपर। बहुत जल्द ही नीति आयोग इसके डॉक्यूमेंट, इसके 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 जो इसका इसकी जो जो भी ड्राफ्ट होता है उसको लेके बैठेगा विथ टॉप माइंड्स इन द वर्ल्ड, लाइक अजय बांगा जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, एप्पल के चीफ एंड टिम कुक, और इंडियन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी, एक विचार विमर्श की। सारे पॉइंट्स कवर्ड है कि नहीं, क्या उसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो गवर्नमेंट एंड नीति आयोग मिस आउट कर रहे हैं, कोई ब्लाइंड स्पॉट जो कि मिस आउट कर रहे हैं, वो इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट से बात करके वो सब उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये सब डिबेट होगा और अगले साल ये डॉक्यूमेंट आएगा। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, उसलिए इलेक्शन के पहले ये लाया जा रहा है, एक जुमला है, वॉट एवर। बट वॉट एवर बी द केस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। 5 ईयर प्लानिंग अब रही नहीं, वी आर नॉट डूइंग 5 ईयर प्लानिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान होना बहुत जरूरी है, सामने एक लक्ष्य दिखेगा तभी उसके लिए काम हो पाएगा। सो लक्ष्य बहुत जबरदस्त है कि डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 विथ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1991 से आज 2023 में जो इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही फेनोमेनल रहा है, बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। यस, हम चाइना के जैसा डेवलप नहीं कर पाए। चाइना का ग्राफ इस तरह से जाते हुए सडनली ऊपर की तरफ चला गया और हमारा ग्रेजुअली ही जाता रहा। सो एक टाइम था जहाँ पे हमारा ग्राफ और चाइना का ग्राफ लगभग साथ साथ चल रहा था, बट उसके बाद चाइना ने लगभग ऐसे मूव करना शुरू किया और हम वैसे ही जाते रहे। सो वहाँ पे एक सडन गैप हो गया 1980s के बाद से। लास्ट तकरीबन 1980 से लेके 2010 तक, ये तकरीबन 30 सालों में चाइना ने सडनली बहुत ज़्यादा डेवलप किया। बट एनीवेज, हमारी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि 1991 में हमारे कंट्री में पूरे वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन होता था, पूरे वर्ल्ड का जो आउटपुट है, बोल सकते हैं आप, पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी टाइप का था, उसका 1.1% इंडिया में होता था। पूरे वर्ल्ड का 1.1% शेयर प्रोडक्शन का इंडिया में होता था। अब वो 3.5% हो गया है। सो मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ व्हाट वी वर डूइंग इन 1991। 1991 में वर्ल्ड में जो हमारा शेयर था उसका 3 गुना हो चुका है, और हम अब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि एक के बाद एक सरकारें आती गई विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज। सो कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स चेंज होती रही हैं। गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है वो चेंज होती है। एक गवर्नमेंट है जो कि जिसको लोग राइट विंग बुलाते हैं, एक है जिसको लोग लेफ्ट विंग बुलाते हैं, वट एवर। आइडियोलॉजी को साइड में रखते हुए
जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने रिफॉर्म पे काम किया है। जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। लेकिन जब उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इसका मतलब इन्होंने ये नहीं किया कि ये कांग्रेस का है रिफॉर्म तो हम इसको बंद कर देंगे, नहीं। हमारी आइडियोलॉजी हो सकता है अलग हो सकती है, बट जो रिफॉर्म पिछली सरकार ने लाया हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो ऐसे ही सरकारें बदलती रहीं लेकिन रिफॉर्म कंटिन्यू होता रहा, और उसी वजह से हम ये डेवलपमेंट कर पाए हैं, ऐसा ये एडिटोरियल में लिखा हुआ है। इसमें आगे एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि फाइनल जो प्लान आएगा, सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, सबके साथ डिस्कशन करने के बाद जो फाइनल प्लान आएगा उसमें इंश्योर करना चाहिए कि पॉलिसी सर्टेनिटी होनी चाहिए फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। जो बिकॉज हर एक कंट्री को बाहर से इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत होती है। वी नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडिया की फैक्ट्रीज में, इंडिया की रोड्स में, ब्रिजेस में, एयरलाइंस में, तो डेवलपमेंट आएगी। बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास कंट्री में भी वेल्थ है बट बाहर से भी वेल्थ आए तो अच्छा होता है। सो ये जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बाहर से जो लोग एफडीआई करेंगे वो क्यों करेंगे? वो तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ, कंट्री में मुझे क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि कंट्री की जो पॉलिसी है उसमें सडनली कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब कुछ अचानक से हमको, इंडिया हमको शॉक नहीं देगा अचानक से। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में तभी आएंगे जब उनको लगे कि हाँ, सरकारें बदले चाहे जो भी हो, पॉलिसी एक सर्टेनिटी है पॉलिसी में। सरकारें भले बदल जाएं बट जो पॉलिसी पिछली सरकार परस्यू कर रही थी वो सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज करंट सरकार भी करेगी, उसके बाद वाली सरकार भी करेगी। सो लीडर, प्राइम मिनिस्टर चाहे जो भी रहे, रूलिंग पार्टी चाहे जो भी रहे, पॉलिसी इंडिया की जो है वो एक सर्टेन रहेगी, जिसको मतलब अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया जा सकेगा, जिसको क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप आने वाले 20 साल में किस तरह का इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यू करेगा इंडिया, वो आपको पता है, तभी आप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि अरे इलेक्शन के बाद जो अगली सरकार आएगी वो पूरा उलट देगी, टोटली पॉलिसी चेंज कर देगी, एक सरकार है जो कि बोल रही है कि हम यहाँ पे तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री बनाएंगे, बट उसके बाद अगली सरकार आके बोलती है नहीं, तमिलनाडु महाराष्ट्र में कोई इंडस्ट्री नहीं होगा, जो फैक्ट्री सबको हम बंद करा देंगे। ऐसी कोई सडन शॉकिंग चेंज नहीं होगी। पॉलिसी आने वाले सालों में निरंतर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस तरह का अगर हम अश्योरेंस दे पाएंगे तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। सो पहली पहली चीज ये है कि पॉलिसी सर्टेनिटी होनी चाहिए ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स कंट्री में इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज है कि सरकार को इनेबलर बनना पड़ेगा, ना कि माइक्रो मैनेजर। मतलब जो सरकार है, सरकार को हर चीज में नहीं घुसना चाहिए। सरकार को, इसको 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 बोलते हैं इकोनॉमी में लासीफेयर, LAISSEZ, लासीफेयर। लासीफेयर का मतलब होता है कि सरकार अपने हाथ हर चीज में नहीं डालेगी, हैंड्स ऑफ। सरकार अपने हाथ दूर रखेगी, सरकार का जो काम है वो कर देगी सरकार। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देना, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, टू बी एन इनेबलर, कंडीशंस तैयार करके छोड़ देना, डेवलपमेंट की कंडीशंस को तैयार कर देना और उसके बाद पीछे हट जाना। सो डेवलपमेंट के कंडीशंस कैसे तैयार करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स प्रॉपर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कांस्टेंट होनी चाहिए, पानी का सप्लाई होना चाहिए, जिनको लाइसेंस, जिनको जिनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाना चाहिए। हर जगह पे घुसखोरी नहीं होनी चाहिए ताकि किसी को बिजनेस स्टार्ट करने में दिक्कत हो। सो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और पॉलिसी रिलेटेड चीजों को तैयार करके पूरा माहौल बना के, जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए माहौल बन गया, अब सरकार को पीछे हट जाना चाहिए। सरकार को इसमें आके कि हम एयरलाइंस भी चलाएंगे और दूसरी एयरलाइन से compete करेंगे, हम पावरोटी भी बनाएंगे, हम कार भी बनाएंगे और हम सब कुछ करेंगे, ये सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को माइक्रो मैनेज सब कुछ में कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम यो क्यों, वो क्यों कर रहे हो। मिस्टर अदानी, मिस्टर अंबानी, अगर आपने एक नई फैक्ट्री खोली तो क्यों खोली, हमसे क्यों नहीं पूछा? यू नो तुम फैक्ट्री वहां नहीं खोल सकते, वहां पे खोलोगे। मतलब हर कुछ में ना घुस के डेवलपमेंट का ये माहौल तैयार करके पीछे हट जाना, इसको बोलते हैं दैट द गवर्नमेंट शुड बी एन इनेबलर रादर देन माइक्रो मैनेजर। सब कुछ को छोटे छोटे चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देके आप पॉलिसी तैयार कीजिए, आप इन्वायरमेंट तैयार करके आप पीछे हट जाइए। लेट द मार्केट्स, लेट डिमांड एंड सप्लाई डू देयर थिंग्स। इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको बोलते हैं लासी फेयर। अब क्या इंडिया के लिए ये 100% सूटेड है? इंडिया में क्या ऐसा होना चाहिए? ये दूसरा मुद्दा है, इस पे डिस्कशन हम इकोनॉमी की क्लासेस में कर सकते हैं कि कहाँ तक लासी फेयर या फिर कैपिटलिज्म इंडिया के लिए सूटेबल है, और
क्या गवर्नमेंट को टोटली पीछे हट जाना चाहिए या गवर्नमेंट को बीच बीच में अड़ंगे लगाना चाहिए? ये डिस्कशन हम इकोनॉमी की क्लास में करेंगे। सो एडिटोरियल कहता है कि इंडिया को गवर्नमेंट को बीच में नहीं पड़ना चाहिए और पॉलिसी सर्टेनिटी होनी चाहिए, इनेबलर रादर देन माइक्रो मैनेजर। और फिर एडिटोरियल ये भी कहता है कि रिसेंट कुछ डिसीजंस हैं जो कि हमें 1991 के पहले वाले इंडिया की याद दिला रहे हैं, रिफॉर्म्स को उल्टा ले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब सरकार बता रही है, उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि 1991 के पहले वाला इंडिया क्या था, एक शॉर्ट में। सो 1991 के पहले इंडिया वाला जो इंडिया था उसको बोल सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा कि रशिया हुआ करता था, रशिया नहीं, सोवियत यूएसएसआर हुआ करता था 1990s के पहले। सो उसमें होता क्या है कि सरकार डिसाइड करती है व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच विल बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट विल बी द रेट। सो क्या प्रोडक्शन करेंगी फैक्ट्रीज, क्या प्रोड्यूस करेंगी, कितना प्रोड्यूस करेंगी और उनको किस रेट पे बेचेंगी, क्या प्रोड्यूस होगा, कितना होगा और किस रेट पे बिकेगा, ये सरकार डिसाइड करती है। ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये छोड़ दिया जाता है इंडस्ट्री के ऊपर, ये छोड़ दिया जाता है मार्केट के ऊपर। मार्केट यानी कि जो मार्केट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट में डिमांड किस चीज की है। जिस चीज की डिमांड है वही वो प्रोड्यूस करेंगे, जितनी डिमांड है उतना प्रोड्यूस करेंगे और जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए उस रेट पे बेचेंगे। सो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उससे उल्टी है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है, बिजनेसमैन डिसाइड नहीं करते हैं। सो 1991 के पहले वाला इंडिया वाज मोर और लेस अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती थी। गवर्नमेंट सिर्फ ये डिसाइड नहीं करती थी, गवर्नमेंट खुद इस प्रोडक्शन भी करती थी। सो जो मॉडर्न ब्रेड है, पावरोटी की कंपनी है, वो ब्रेड गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी। एंड गवर्नमेंट वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग कार्स, मारुति कार। और उसके बाद फिर हर चीज मतलब आटा चावल दाल सब कुछ बेचना और प्रोडक्शन करना, साबुन बनाना, दवाइयाँ बनाना, हर कुछ में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था। गवर्नमेंट सब कुछ करती थी, सब कुछ कंट्रोल करती थी। सो दैट इज नॉट व्हाट वी वांट एज पर द एडिटोरियल। एडिटोरियल कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट रिसेंट कुछ पॉलिसीज हैं जो कि इस टाइम की याद दिला रही है, जहां पे लग रहा है सरकार फिर से इसमें घुस रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये गवर्नमेंट की स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप ये चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोलर पैनल्स बना रहे हैं, तो सोलर पैनल बनाने वाली इंडस्ट्रीज को हम इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको हम टैक्स रिबेट देंगे, उनको उनसे टैक्स कम लेंगे, उनको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, उनको इजी लोन दिला देंगे, उनको लोन आसानी से मिल जाएगा, उनके ऊपर जीएसटी का रेट कम। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स कुछ फैक्ट्रीज के लिए जो कि सोलर पैनल बना रही है, या फिर जो कि फॉर एग्जांपल जो चिप होते हैं, माइक्रो चिप जो लगते हैं आपके मोबाइल्स में, बनाने वाली कंपनीज। ठीक है। सो अगर ऐसा ऐसा गवर्नमेंट कोई स्कीम रोल आउट करती है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक तरह से इनडायरेक्टली बोल रही है कि क्या प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि हम सोलर पैनल को इंसेंटिवाइज करेंगे, इसका मतलब गवर्नमेंट बता रही है कि सोलर पैनल ही मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है। सो इस तरह से गवर्नमेंट फिर से इन्वॉल्व हो रही है और गवर्नमेंट बताने की कोशिश कर रही है कि क्या मैन्युफैक्चर करना है। सो दैट इज व्हाट द एडिटोरियल सेज कि नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें नहीं घुसना चाहिए इस तरह के स्कीम्स को रोल आउट करके, लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। या फिर इंपोर्ट लाइसेंसिंग, कि आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं वो सरकार से तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार आपको अलाउ करेगी तो ही आप इंपोर्ट कर पाएंगे, वरना आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज गोइंग बैक टू 1991 के पहले जो लाइसेंस राज था, जहां पे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ये डिटरमिन करते थे कि आप क्या इंपोर्ट कर सकते हैं क्या नहीं। हर चीज के लिए लाइसेंस लगता था और उसमें मैसिव करप्शन होता था, लाइसेंस के लिए बहुत घूस खिला लोग देते थे लाइसेंस निकालने के लिए सरकार से। सो अगर लाइसेंसिंग फिर से शुरू हो जाएगी, अगर हर चीज के लिए लाइसेंस लगेगा सरकार से, तो फिर से वो 1991 के पहले वाला सिचुएशन आ सकता है, ऐसा ये एडिटोरियल कहता है। जीलस टैक्सेशन, टैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर। फॉर एग्जाम्पल एक वोडाफोन का रिसेंट केस था,
जहां पे वोडाफोन को 12,000 करोड़ का टैक्स डिमांड किया गया था, जिसको वोडाफोन ने चैलेंज किया था। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज ने, इंटरनेशनल कंपनीज को गवर्नमेंट ने सडनली एक दिन आके अचानक से बोला कि आपका इतना 1,000 करोड़ का टैक्स ड्यू है, दे दीजिए। और फिर वो परेशान होके वो लोग इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं। दे डोंट गो टू इंडियन कोर्ट्स, वो फॉरेन में जो ट्रिब्यूनल्स है वहां पे जाते हैं, और वहां पे अक्सर वो केस जीत जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट केस हार जाती है। सो इस तरह के जो टैक्स डिमांड्स है, सडन टैक्स डिमांड्स, मैसिव टैक्स डिमांड्स, इनफैक्ट ये 12,000 करोड़ का जो टैक्स डिमांड था, इट इज अ बिग रीजन। जो कंट्री में वोडाफोन का भी हालत है अभी बहुत बुरी है, वोडाफोन की हालत बहुत खराब है, खस्ता हालत है। वोडाफोन एक टाइम पे एक बैंकरप्ट होने वाला था। सो इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि गवर्नमेंट प्रेशर फॉर पेइंग 12,000 करोड़। ठीक है। सो इस तरह के सडन टैक्स डिमांड्स बाय टैक्स अथॉरिटीज विदाउट डूइंग प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर पॉलिसीज को पढ़े बिना, और इस बात को के बारे में बिना सोच के, मतलब अगर हम सडनली इस तरह से टैक्स डिमांड करेंगे तो ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। अगर कंपनीज को ये श्योर नहीं है कि अचानक से किस दिन टैक्स का नोटिस आ जाएगा और कितना टैक्स का नोटिस आ जाएगा, ठीक है, तो दे आर नॉट सर्टेन, दे आर नॉट श्योर। तो इस तरह से कंपनीज और अगर इन्वेस्टर्स अनसर्टेन रहेंगे तो कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बट इस बात के बारे में बिना सोचते हुए कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी खराब है, टैक्स ऑफिशियल्स इस तरह के टैक्स डिमांड्स ला रहे हैं। रिसेंटली अभी आई थिंक गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी लगा दिया है गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर। ये 28% जीएसटी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बिकॉज गेमिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बहुत ही रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। सो गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर 28% जीएसटी के को लेके भी बहुत विरोध हो रहा है। सो इस तरह से टैक्सेशन पॉलिसीज जो हैं, सडनली गवर्नमेंट को अपना टारगेट मीट करना होता है तो कुछ एक मैसिव टैक्स में चेंज ला दिया जाता है, जिसके चलते जो इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान होते हैं, कंपनीज परेशान होती हैं। सो इस तरह का टैक्सेशन, जीएसटी टैक्सेशन, इंपोर्ट लाइसेंसिंग और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये सब 1991 के पहले वाले इंडिया की याद दिलाते हैं और रिफॉर्म्स को पीछे ले जा रहे हैं। रिफॉर्म जो हम इम्प्रूवमेंट की है उसको वो नेगेट कर दे रहे हैं, उसमें नेगेटिव एक चेंज आ रहा है। ये ऐसा एडिटोरियल कह रहा है। सो और अच्छा ठीक है, अब वापस फिर जाते हैं डॉक्यूमेंट जो है 2047 का, जो है विजन 2047 डॉक्यूमेंट। उसका एक गोल ये भी है कि इंश्योर करना है कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाए, इंडिया शुड नॉट स्लिप इनटू अ मिडिल इनकम ट्रैप। सो पहला गोल है कि इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है बाई 2047। इंडिया को एक 30 ट्रिलियन US डॉलर्स इकोनॉमी बनाना है बाई 2047। और तीसरा गोल है कि ये इंश्योर करना कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाए। सो व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप? मिडिल इनकम ट्रैप वर्ल्ड बैंक के कुछ स्लैब्स हैं कि लो इनकम। सो वर्ल्ड बैंक के जो स्लैब्स हैं, अगर मैं वर्ल्ड बैंक के 4 स्लैब्स हैं: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम। ये 4 स्लैब्स किसके ऊपर हैं? पर कैपिटा इनकम। एवरेज हर एक बंदा देश का कितना कमा रहा है, किसी एक देश का एवरेज, किसी एक देश में जो टोटल इनकम है उसको डिवाइड करेंगे विद द पॉपुलेशन, टोटल इनकम को डिवाइड करेंगे विद पॉपुलेशन, तो हर एक बंदा कितना कमा रहा है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इन आसान शब्दों में कहें तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है, हाई इनकम या लो इनकम या फिर मिडिल इनकम। ये दोनों मिडिल इनकम है, लोअर मिडिल अपर मिडिल, ये दोनों मिडिल इनकम है। और उसके ऊपर हाई इनकम, उसके नीचे लो इनकम। सो इंडिया अभी करेंटली लोअर मिडिल इनकम के आसपास है, अराउंड 2000 US डॉलर्स। 2000 US डॉलर्स इंडिया की पर कैपिटा इनकम
$2000 के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर्स आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। अराउंड $2000, यानी कि अगर मैं इसको अगर $1 80 रुपीज होता है तो 80 इंटू 1,60,000, 1,60,000 सालाना एवरेज इनकम है, सालाना पर कैपिटा एवरेज इनकम है इंडिया की। बहुत सारे लोग 1,60,000 नहीं कमाते हैं। उसका कारण यह है कि इंडिया में बहुत इनइक्वालिटी है। मतलब कुछ लोगों की इनकम इतनी ज्यादा है, जैसे अडानी अंबानी की इनकम इतनी ज्यादा है कि उनके इनकम के चलते ओवरऑल कंट्री का एवरेज 1,60,000 तक पहुंच गया है। बट मैक्सिमम लोग 1,60,000 कंट्री में नहीं कमाते हैं। एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इंडिया अभी लोअर मिडिल इनकम पे है। हाई इनकम में होने के लिए इंडिया को तकरीबन 13,000 US डॉलर तक पहुंचना है। 13,000 US डॉलर मतलब आप समझ लीजिए कि इसका तकरीबन 6 गुना। सो दैट इज गोइंग टू बी नो 10 लाख के आसपास अगर इनकम होगी हर एक हाउस होल्ड की, हर एक इंडिविजुअल की, अर्निंग इंडिविजुअल की 10 लाख सालाना इनकम होगी, तब हम हाई इनकम में जाएंगे। सो हाई इनकम और लोअर इनकम है, बीच में है मिडिल इनकम, लोअर मिडिल और अपर मिडिल इनकम। सो इंडिया मिडिल इनकम में है अभी। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? मिड इनकम ट्रैप होता है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सडनली अच्छा डेवलप किया, जैसे कि चिली या फिर पोर्चुगल या फिर ब्राजील, जिन्होंने एक टाइम पे अच्छा प्रॉमिस दिखाया कि ये बहुत जल्दी लोअर इनकम से हायर इनकम में पहुंच जाएंगी। अच्छा सडनली फास्ट ग्रो करते हुए वो मिडिल इनकम में आई और फिर मिडिल इनकम में ही स्टैग्नेंट होकर रुक गई और हाई इनकम नहीं बन पाई काफी सालों तक। अभी भी मिडिल इनकम में पड़ी हुई हैं। चिली, ब्राजील, पोर्चुगल ऐसी कुछ कंट्रीज हैं। टर्की भी है उसमें। सो इंडिया अभी लोअर मिडिल इनकम में है और इंडिया को हाई इनकम तक पहुंचना है। इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाए, मिडिल इनकम में हमेशा के लिए फंस के ना रह जाए, ये नहीं होने देना है। ये भी एक 2047 जो विजन डॉक्यूमेंट है उसका एक गोल है। सो दिस इज कॉल्ड मिडिल इनकम ट्रैप। इसके बारे में ऑब्वियसली बहुत सारे आर्टिकल आएंगे जिसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मिडिल इनकम ट्रैप होता क्यों है? मिडिल इनकम ट्रैप के दो मेन रीजंस हैं। पहला होता है हाई वेजेस एंड तीसरा होता है लो प्रोडक्शन। सो हाई वेजेस, फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले तक जो आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं कपड़ों के, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट जो जो भी मतलब अच्छे टी शर्ट्स के ब्रांड हैं या ट्राउजर्स के ब्रांड हैं, पैंट्स के ब्रांड हैं, जीन्स के ब्रांड हैं, वो इंडिया में ज्यादातर उनका मैन्युफैक्चरिंग होता था। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता था और इंडिया से फिर वो खरीद के वो उनको इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते थे। सो इंडिया वाज द हब ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस था। बट अब आस्ते आस्ते ग्लोबल टेक्सटाइल शेयर्स में हमारा शेयर रिड्यूस हो रहा है और हमको रिप्लेस कर रहे हैं वियतनाम और बांग्लादेश। उसका मेन कारण ये है कि आस्ते आस्ते इंडिया में वेजेस बढ़ गई हैं। मतलब हर एक बंदे को जो वेज जो तनख्वाह देनी पड़ रही है वो बढ़ गई है, जिसके चलते ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गया है कंपनीज का। सो कंपनी को अब महंगा पड़ रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाना। सो वो वियतनाम और बांग्लादेश जा रहे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चीपर है, बिकॉज लेबर कॉस्ट अभी भी कम है, वेजेस अभी भी कम है। सो उसके चलते जब किसी कंट्री की अचानक से वेजेस हाई हो जाती हैं तो उसको एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मिलने कम हो जाते हैं। उसके वजह से उनका इनकम स्टैग्नेट हो जाता है, इनकम रुक जाता है। सो ये इंडिया के साथ हो रहा है एक्चुअली। इनफैक्ट बांग्लादेश ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, इंडिया को काफ़ी टक्कर दे रहा है, वियतनाम भी। एंड बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जो चाइना में मैन्युफैक्चर कराती थी, हमने सोचा था कि वो इंडिया में आ जाएंगी, बट वो एक्चुअली वियतनाम जा रही हैं और बांग्लादेश जा रही हैं। एंड इनफैक्ट बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, दैट इज वन रीजन कि बांग्लादेश ने रैपिडली ग्रो करके पाकिस्तान को पीछे कर दिया है एज एन इकोनॉमी, और इंडिया को टक्कर दे रहा है। सेकेंड रीजन फॉर मिडिल इनकम ट्रैप इज लो प्रोडक्टिविटी। सो इसका एग्जांपल लेते हैं इंडिया का जो इकोनॉमी है। इंडिया के इकोनॉमी में 40% से ज्यादा लोग, मोर देन 40% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में है, फार्मिंग में है। बट एग्रीकल्चर लेस देन 20% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। सो 40% से ज्यादा लोग वो काम कर रहे हैं जो देश की जीडीपी में 20% से कम का योगदान करता है। 40% से ज्यादा लोग यानी कि 40-45 लोग वो काम कर रहे हैं जो इनकम का 20% से भी छोटा हिस्सा है। सो यहाँ पे मतलब स्टाफ ज्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, ओवर स्टाफ्ड है, लोग ज्यादा हैं और प्रोडक्शन
पर हेड प्रोडक्शन कम हो रहा है, पर हेड पर कैपिटा प्रोडक्शन, एक बंदा कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत कम हो रहा है। यहाँ पे 40% लोगों की जरूरत नहीं है। अगर जीडीपी को 20 रुपया ही वहां से आना है, अगर वहां 20% ही जीडीपी को मिलना है वहां से, तो पॉपुलेशन के भी 20% ही वहां पे काम करने चाहिए थे। बट पॉपुलेशन के 40% लोग वहां काम कर रहे हैं। वहां पे 20% लोग काम करने चाहिए थे, बाकी वहां के 20% वहां से हटकर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में जाने चाहिए थे, या सर्विस सेक्टर में, जहां से जीडीपी को और कंट्रीब्यूट होता। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ लो प्रोडक्शन। हमारा जो फार्म सेक्टर है, प्रोडक्शन बहुत लो है, क्योंकि लोग ज्यादा लगे हुए हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है। सो ऐसा क्यों है, दैट इज अ डिफरेंट लेक्चर ऑल टुगेदर। बट लो प्रोडक्शन, हाई वेजेस, ये दो फैक्टर्स कॉमन देखे जाते हैं इन मिडिल इनकम ट्रैप में जो कंट्रीज फंस गई हैं उसमें देखा जाता है। सो इंडिया में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, और ये एक मिडिल इनकम ट्रैप में ना बदल जाए, उसके लिए नीति आयोग इज ट्राइंग विद दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं। सजेशन ये दिया गया है कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट बहुत जरूरी है इंडियन इकोनॉमी में। जो एक हर जगह होता होता है ऐसा, मैक्सिमम जगह पे ऐसा हुआ है कि पहले लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादातर लोग होते हैं, फिर आस्ते आस्ते जैसे टाइम बीतता है, जैसे कंट्री डेवलप करती है, एग्रीकल्चर में लोग कम होने लगते हैं, और वहां से लोग निकल के फैक्ट्रीज में आ जाते हैं, फैक्ट्रीज में काम करने लगते हैं, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग में लोग काम करने लगते हैं। फिर आस्ते आस्ते एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में लोग कम होने लगते हैं, और यहाँ से दोनों जगह से लोग निकल के सर्विस सेक्टर में जाने लगते हैं। सर्विस सेक्टर, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स का जो है, क्योंकि प्राइमरी से आस्ते आस्ते लोग कम होकर सेकेंडरी में जाते हैं, और जैसे जैसे कंट्री और ग्रो करती है, सेकेंडरी से लोग टर्शियरी में जाते हैं। बट इंडिया में क्या हुआ, जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, ये डेवलप ही नहीं हो पाया, ये बहुत हल्का सा डेवलप हुआ, और लोग एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस में चले गए, प्राइमरी से सीधे टर्शरी में चले गए लोग, विदाउट प्रॉपरली गोइंग इनटू सेकेंडरी सेक्टर। सो ये इंडिया में हुआ है, ये एक वियर्ड सा एक फिनोमेना है जो हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। सो ये इसको कंट्रोल करना है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करना है, जो सेकेंडरी सेक्टर्स को ग्रो करना बहुत जरूरी है, और ताकि यह बहुत सारी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हम इंपोर्ट ना करें, वो कंट्री में ही मैन्युफैक्चर हो। इनफैक्ट हम इंपोर्ट ना करके कंट्री में मैन्युफैक्चर करें, जहां से लोगों को डोमेस्टिकली सबको वो सामान मिल जाए, प्लस हम एक्सपोर्ट भी कर पाए। सो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 1.3 1.4 बिलियन लोगों का काम भी वहां से चल जाए, और उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा बचे उसको हम एक्सपोर्ट कर पाए। सो मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा करना पड़ेगा, फार्म को छोटा करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है, सर्विस सेक्टर इज गुड, बट मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पे नई टेक्नोलॉजी आती है, वहां पे नए नए डेवलपमेंट्स फैक्ट्रीज में ही होते हैं, मशीन्स के साथ ही होते हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चरल चेंज जो इंडिया को करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज इनकम इनइक्वालिटी, एंड दैट टू वाइडनिंग ट्रेंड। मतलब इनकम इनइक्वालिटी तो इंडिया में है ही, ये बढ़ भी रही है। द इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया इज इंक्रीजिंग एज वेल। सो आप अक्सर न्यूज में पढ़ेंगे कि 10% की पॉपुलेशन इंडिया में है जो 70-80% वेल्थ जिनके पास है। सो कंट्री के 10% लोग कंट्री की 60-70% संपत्ति के मालिक हैं, और बाकी 90% लोग सिर्फ 30% में गुजारा चल कर रहे हैं। सो इस तरह का इनइक्वालिटी, मैसिव इनइक्वालिटी इंडिया में है, और आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। इनफैक्ट कोविड के बाद सडनली इनकम गैप और बढ़ा है, जो अमीर थे वो और अमीर हुए हैं, जो गरीब थे वो और गरीब हुए हैं। इसको बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी। सो आपने कोविड के बाद अक्सर पढ़ा होगा के शेप्ड रिकवरी, के एक के टाइप का ग्राफ बन रहा है, मतलब इकोनॉमी में कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं और कुछ लोग नीचे जा रहे हैं, जो अमीर थे वो और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब थे वो और गरीब हो रहे हैं। सो इनकम गैप बढ़ता जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये इंडिया को मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा देगा। सो ये दो चीजें करनी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है एट द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, एंड इनकम इनइक्वालिटी को कंट्रोल करना है, उसको रिड्यूस करना है जहां तक हो सके। सो ये दो सजेशंस दिए गए हैं। और एक तीसरा सजेशन है कि हमें 5 ईयर प्लानिंग तो हमने बंद कर दी है, 5 ईयर प्लानिंग नहीं हो रहा है, प्लान हमारा है 2047 का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कुछ साल में प्लान को चेक नहीं करेंगे। सो हमको बार बार रिव्यू करना होगा, बार बार रिव्यू करना होगा कि ठीक है हमारा प्लान तो 2047 का है, बट पिछले 3 सालों में हमने क्या किया, ठीक से हो रहा है कि नहीं, अच्छा कहीं कहीं पे गड़बड़ हो रही है, उसको इंप्रूव करना। हर 3-3 साल 4-4 साल में हमको बार बार रिव्यू करते रहने, प्लान को ब्रेकअप करके रिव्यू करते रहना पड़ेगा बार बार, जिससे अगर हमें लग रहा है कि हम रास्ते से भटक रहे हैं तो वापस हम अपने आप को रास्ते पे ले आ पाए।
कोर्स करेक्शन जिसको कहते हैं। सो उसके लिए सुटेबल इंटरवल्स पे रिवीजन होना चाहिए, और वी शुड बी अवेयर ऑफ एनी ब्लैक स्वॉन इवेंट। ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है? ब्लैक स्वॉन, काला हंस, कभी देखा है आपने? यूरोप में बहुत लोगों ने नहीं देखा था कभी भी। 17वीं शताब्दी, स्टिल 17th 18th सेंचुरी, यूरोप को पता ही नहीं था कि ब्लैक स्वॉन भी होते हैं, काले रंग के स्वॉन, काले रंग के जो पानी में तैरने वाले स्वॉन, हंस। ऑस्ट्रेलिया में मिलते थे वो। जब यूरोपियंस ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तब उनको पहली बार काले हंस दिखाई दिए, ब्लैक स्वॉन्स। उसके पहले कहावत थी यूरोप में कि अ, जब कोई ऐसा कोई इम्पॉसिबल सा बात करता था कि मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, तो लोग बोलते थे देखो ब्लैक स्वॉन की बात कर रहा है, बिकॉज ब्लैक स्वॉन तो होते ही नहीं है, इम्पॉसिबल। बट ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक स्वॉन्स होते हैं। सो ब्लैक स्वॉन का मतलब एक्चुअली क्या होता है? ब्लैक स्वॉन का मतलब होता है एक सडन सरप्राइजिंग थिंग। सो यूरोपियंस जब पहुंचे वहां पे तो दे वर सरप्राइज, अरे हम तो सोचते थे कि ये हो ही नहीं सकता, ब्लैक स्वॉन है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यहाँ तो ब्लैक स्वॉन तैर रहे हैं पानी में। सो ब्लैक स्वॉन इज समथिंग जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, सडनली हो जाए, कोई मैसिव अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यूजुअली खराब इवेंट, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, जैसे कि कोविड। कोविड स्टार्ट होने के 6 महीने पहले किसी को नहीं पता रहा होगा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। या फिर जब प्लेग 13th सेंचुरी में हुआ था, ब्लैक डेथ, जिसने यूरोप का 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। या फिर स्पेनिश फ्लू या फिर 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस, या फिर 1930s का द ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस। नॉर्मली इकोनॉमी में सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड सा एक बहुत बुरा इवेंट हो जाए, जिससे पूरी मार्केट्स क्रैश कर जाएं, बहुत मैसिव लॉस हो, ऐसे अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट को बोलते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट। सो हमारा जो 2047 का प्लान है, उसमें हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आ जाए, हो सकता है एक युद्ध छिड़ जाए पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, जो इकोनॉमी को हिट करे, या वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते। सो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो आपको तैयार रहना है, घबराना नहीं है आपने, और उसको टैकल करना है। सो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के लिए तैयार रहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कीजिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, इनइक्वालिटी को कम कीजिए, और 9% का जो आपका जो प्लान है कि 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, उसके लिए आपको लगातार 8 से 9% का जीडीपी ग्रोथ हर साल दिखाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मैसिव गोल है, बहुत हाई गोल है। तो ऊंचा गोल रखना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर जरूरत पड़े तो कुछ चेंज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। सो आपने मैच के स्टार्टिंग में आपने पिच को देखा, लगा हाँ ये तो 350 वाली पिच है, आज हम 350 रन बनाएंगे। अब बैटिंग करने उतर गए 350 रन के लिए, बट सडनली हो सकता है कि पिच में टर्न होने लगे, बाउंस होने लगे, आपके 5 ओवर के अंदर आपके 3-4 विकेट गिर गए। फिर भी आप क्या हर बॉल पे चौके छक्के मार के 350 करने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि अच्छा हमारा प्लान था 350 करने का, बट अभी जो राइट नाउ हुआ है, अभी हमको विकेट बचाना है, अभी हम आराम से खेलेंगे संभल के, ताकि लास्ट के 10 ओवर में हम देखेंगे फिर कितना स्कोर किया जा सके। सो आपका एक प्लान था, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए रीएडजस्ट करके प्लान को फिर से मॉडिफाई करना, अपने गोल्स को थोड़ा चेंज करना, एडजस्ट करना, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दिस एडिटोरियल सेज, ये एडिटोरियल में यही है। सो ये हमारा था 2 नवंबर का दूसरा एडिटोरियल। कीप वॉचिंग। मैं हर दिन के एडिटोरियल्स की वीडियो ऐसे ही बनाता रहूंगा, 2 पार्ट में। पहले पार्ट में होगा पहला एडिटोरियल, द हिंदू का जो ऊपर में होता है छोटा वाला, और सेकंड में होगा नीचे वाला। ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।